नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट की सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, UPPSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाय, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPSSC राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के पदों पर देखिए बम्पर भर्ती की यहाँ पर तैयारी है और जल्द ही इसका अधियाचन होगा और आप लोग के लिए ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिए जाएंगे। तो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए उसके प्रश्नों का लेवल समझना जरूरी है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुराने जो एग्ज़ाम हुए थे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे GS के सेक्शन से। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, लोकनायक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ठीक है, अवध के कृषक आंदोलन का नेता इनमें से कौन थे? सही जवाब है दोस्तों, बाबा रामचंद्र जी। ठीक है। और इन्होंने 1920 में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन भी किया था। तो जिस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप इनकी नेचर, इनकी प्रकृति को देखिए और इसी प्रकार से हम आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से आगे मॉक टेस्ट में हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में जो भूमि पंजीकरण किया जाता था वह किया जाता था लेखपाल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो दोस्तों, 1857 के रिवॉल्ट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था। और जहाँ जहाँ से नेतृत्व हुए वहाँ के लीडर से भी प्रश्न आपके बनते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, आगे हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों, गदर क्रांति की बात करते हैं तो गदर पार्टी लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने क्या किया था, इसका गठन किया था। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना, ये एक जापानी जहाज़ था। ठीक है। तो जो आपका कनाडा में वहाँ पर था, भारतीयों को प्रवेश से रोक लगा दिया गया, वापस कलकत्ता वापस किया गया, जिसमें करीब 376 लोग सवार थे और गुरुदत्त सिंह, ठीक है, के नेतृत्व में ये गए थे। फिर यहाँ कलकत्ता एयरपोर्ट पहुँचते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तारी की, बहुत सारे यात्री यहाँ मारे गए। तो ये दुखद घटना थी, इसको लेकर यहाँ पर देखिए ये आपका गदर क्रांति आरंभ होने का यहाँ पर ये आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिनको 1857 क्रांति में आपके जो क्रांतिकारियों ने भारत का बादशाह घोषित किया था, इसको अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया था, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च को और ये शहीद दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है आपसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, गांधी जी ने जो ये चलाया था, नमक कर के विरुद्ध यहाँ चलाया था, इसका मुख्य उद्देश्य आपका ये था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है। तो दोस्तों, जो मोहिनी अट्टम नृत्य कला शैली है ये आपकी किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों, ये केरल है। ठीक है, केरल मोहिनी अट्टम है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का यक्षगान है, आपका उड़ीसा का ओडिसी है और तमिलनाडु की अगर दोस्तों बात करें तो भरतनाट्यम है। ध्यान रखेंगे यहाँ से और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कराते रहेंगे। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो स्थित है वह है कर्नाटक के हम्पी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। चलिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है।
तो यहाँ पर देखिए उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए। अगर हम हिंदू की बात करते हैं तो सनातनी और आर्य समाजी, मुसलमान की बात करते हैं तो यहाँ पर शिया और सुन्नी हो जाएंगे 4-3, और सिख की बात करते हैं तो निरंकारी और नामधारी 1, और ईसाई कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा 4-3-1-2। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ए करेक्ट है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ जाए जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ महत्वपूर्ण वीडियोज़ और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं वहाँ पर आपको शेयर करते रहते हैं। बहुत सारे छात्र वहाँ पर जुड़े हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया था आपसे, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? तो दोस्तों सबसे अगर हम बात करें अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि की बात करें तो यह है राजस्थान। और राजस्थान में आपको पता है कि जो एक सामर झील है वहाँ से रिलेटेड यहाँ से ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो कृषि की प्रमुख जो भी क्रांतियाँ हैं वहाँ से प्रश्न पक्का आएंगे, हर क्रांति को हम यहाँ पर देखेंगे। और दोस्तों ये संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? तो दोस्तों भारत के तटवर्ती शहर मुंबई यहाँ पर सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है, जिसको राजीव गांधी सी लिंक के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो दोस्तों हरित क्रांति अगर यहाँ से प्रश्न बनते एम एस स्वामीनाथन भारत में जनक माने जाते हैं, नॉर्मन बोरलॉग विश्व के माने जाते हैं। और इस सबसे ज़्यादा जो लाभकारी हुआ था गेहूँ और चावल का हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? तो दोस्तों भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है जो आयोग के अनुसार जो आंसर यहाँ पर दिया गया था वो 45%। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था, ए करेक्ट था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यूपीजीएस से देखिए किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। और आप लोग को मैं बता दूं कि यूपीजीएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, साथ ही साथ ग्रामीण जानकारी की कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उनको अगर देख लेंगे तो यूपीजीएस और ग्रामीण आपके लिए उतना सफिशिएंट है। और भी जो नए क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से कराते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, शिमला, करेक्ट है। भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? भूरी क्रांति, तो दोस्तों भूरी क्रांति जो बल देने पर केंद्रित थी यह था आपका उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत ने पृथ्वी के धरातल कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी कि भारत जो हमारा देश है पृथ्वी के धरातल कितना परसेंट यहाँ पर घेरा हुआ? तो इसका जो सही जवाब है 2.4%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था आपसे, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ऑयल रिफाइनरी जो दोस्तों है तो ये किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित है? सही जवाब है यहाँ पर देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर है जो कन्याकुमारी है कहाँ स्थित है? क्या वो मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में? सही जवाब है दोस्तों आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों का जो नेचर है, किस प्रकार से आपको प्रश्नों के लेवल की तैयारी करनी है। कोई IAS PCS लेवल का एग्जाम नहीं है, आपसे बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन है। और एक इंटर लेवल पास छात्र से जो उम्मीद की जाती है कि उसका जो GK होगा, उसकी जो मैथ होगी, ठीक है, और उसकी हिंदी होगी, ग्रामीण समाज होगा, ये आपके जो सिलेबस होंगे इस प्रकार से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो दोस्तों जो मंडल है वो मिर्ज़ापुर है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो भदोही जिला है कालीन के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? दोस्तों भारत की जो उच्चतम वार्षिक वर्षा जो दर्ज की जाती है ये है मासिन राम मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से देखिए नदियों के से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से, अपवाह तंत्र से भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है आपकी सतलज है, और सतलज कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बत के राकस्थाल से यहाँ पर निकलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से, खनिजों से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? संविधान राज व्यवस्था से अगर हम प्रश्न को देखें तो यहाँ पर देखिए ऐसे भारत के जो राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध निर्वाचित किया गया था दोस्तों, एन संजीवा रेड्डी, ध्यान रखेंगे, एन संजीवा रेड्डी एकमात्र निर्विरोध ये राष्ट्रपति हुए थे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों हाजी पीर की लड़ाई ये लड़ी गई थी 1965 में, 1965 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव का समय किसका निषेध है? ठीक है, चुनाव के समय क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, निषेध है। घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे यहाँ से प्रश्न भी बनेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा जानते हैं आपका क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इनके लिए 25 वर्ष, और यही अगर आपके राज्यसभा की बात की जाती है तो ये 30 वर्ष होता है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था, संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। तो दोस्तों संविधान की आत्मा के रूप में देखिए यहाँ पर एक विवाद सा रहता है। ठीक है, कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मौलिक अधिकार है कि प्रस्तावना है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रस्तावना और मौलिक अधिकार दोनों दिए हुए हैं तो आप प्रस्तावना को लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया है तो मूल अधिकार अनुच्छेद 32 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी के द्वारा जो बताया गया, जबकि अगर दोनों रहेंगे तो आप प्रस्तावना को लगाएंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ठीक है, जो प्रेम्बल है वह आपकी क्या है, ये आपका संविधान की आत्मा माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों ऐसी जो समिति थी वह थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा ये आपका ये शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, प्रदेश सभापति भी होते हैं, उन्हें हटाने का जो आपका अधिकार है ये राज्यसभा के पास है। और राज्यसभा से बहुमत द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए तब वहाँ पर ये क्या है, लोकसभा में वहाँ पर जाता है। और ऐसा करने के पूर्व 14 दिन पूर्व इनको जानकारी देनी जरूरी है उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से? तो दोस्तों पंचायती राज से भी आपके प्रश्न पक्के बनेंगे और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको यहाँ पर कराते रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम बात करते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, और उसके बाद देन आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर राज्यों में बात करें तो जितने भी होते हैं यहाँ पर नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है और शपथ दिलाने का कार्य होता है राज्यपाल का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश किसी स्टेट के बनाने के पीछे उनमें क्या होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश साथ साथ संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर है साइंस से है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में जो आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा, जो आयोग ने सही बताया था, वह था लगभग 30 डेसिबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 30 डेसिबल है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है दोस्तों? तो 1 लीटर पानी में अगर हम बात करें तो पानी में कोई भी कैलोरी नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इसका, कोई भी कैलोरी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साइंस से, और आप देख सकते हैं साइंस में ऐसे जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे ऐसे ही क्वेश्चन की उम्मीद की जाएगी। ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिया कि 10+2 के जिस प्रकार छात्रों से उम्मीद की जाती है, और बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़िए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर कराते रहेंगे। और साथ साथ अनअकैडमी पर भी हमारी जो क्लासेस होती हैं फ्री वाली भी होती है, आप वहाँ पर जुड़े, वहाँ पर क्लासेस देखिए, साथ साथ अगर आपको लगता है तो आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 746 वाट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो दोस्तों जब आग लग जाती है, जब फायर होता है, फायर लग जाता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तपिश पॉलीमर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जीके के, और भी जो भी इंपॉर्टेंट है हिंदी के और ग्रामीण परिवेश के। और ग्रामीण परिवेश और यूपी जीके तो पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ग्रामीण परिवेश को आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको आगे कराते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें, कोई भी आपके कमेंट सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। तो अभी के लिए थैंक यू।